नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सब्जेक्ट में जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं, इसमें हम आज जो टॉपिक लेके आए हैं, उस टॉपिक का नाम है ऑपरेटर्स। इसके पहले लेक्चर में सी प्रोग्राम के कई सारे टॉपिक को हमने डिस्कस किया है, वो आप प्रीवियस लेक्चर में तो वहाँ से मिल जाएगा या फिर यहाँ पे आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहाँ से भी उस पे जा सकते हैं। आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब भी कोई आप मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करते हैं या लॉजिकल कंप्यूटेशन करते हैं, तो आपको ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो ऑपरेटर कौन-कौन से होंगे, कौन-कौन से ऑपरेटर आप सी प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, उसका मीनिंग क्या है, विथ प्रोग्राम एग्जाम्पल के साथ इसी लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटर्स क्या है। ऑपरेटर्स इज ए सिंबल दैट टेल्स कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेशंस। तो सिंपली एक जो ऑपरेटर होता है एक तरह से आपका सिंबल है, स्पेशल सिंबल कह सकते हो उसको, वो लेकिन सिंबल जो है उसका एक स्पेसिफिक टास्क होता है। उसको कंपाइलर बताता है कि वहाँ पे मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करना है, रिलेशनल कंप्यूटेशन करना है या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कुछ 5 ऑपरेटर्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी इस 5 को दिया गया है। इसके अलावा एडिशनल भी कुछ ऑपरेटर्स आते हैं लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहला आता है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर जनरली जो भी अर्थमेटिक कंप्यूटेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है उसको चीज यहाँ पे देखेंगे हम। रिलेशनल ऑपरेटर जनरली क्या होता है, दो वैल्यू को कंबाइन करके उसको ट्रू और फॉल्स, उसकी क्या ट्रू वैल्यू हो रही है, फॉल्स वैल्यू हो रही है, उसको चेक करते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर में। लॉजिकल ऑपरेटर में हम करेंगे कि यहाँ पे कोई दो ट्रू फॉल्स वैल्यू है, उसको कंबाइन करके हम अगेन कुछ उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। अभी ऑपरेटर आएगा तो वहां भी हम उसको देखेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर जनरली हर प्रोग्राम में आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। जनरली डबल इक्वल्स यूज करते हैं, ऐसे सिंगल इक्वल्स यूज करते हैं, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर करते हैं। ये जनरली हर प्रोग्राम में यूज करते हैं। जैसे आप लिखते होंगे a=5, तो यहाँ भी एक कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है। अभी डिटेल में हम चलेंगे वन बाय वन, तो काफी एग्जाम्पल के साथ आपको और समझ में आएगा। और इसके बाद हम लास्ट डिस्कस करेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। एक स्पेशल ऑपरेटर होता है, कुछ इस तरह से लिखते हैं, 2 बार प्लस प्लस या फिर 2 बार माइनस माइनस, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर इसको कहते हैं। इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। तो वन बाय वन चलेंगे। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर चलेंगे, लेकिन इससे भी पहले हमें आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बता दें। ध्यान देना, ऑपरेटर्स के साथ में जब भी हम कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे हम इस तरह से लिख लें a+b डिवाइड c, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है, हमने लिया x, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो ऑपरेटर कौन कौन से हैं। ऑपरेटर कुछ इसमें ऑपरेटर होंगे और जो वेरिएबल्स होते हैं उसको हम ऑपरेंड कहते हैं। मतलब यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर, प्लस और डिवाइड, ये तो आपके ऑपरेटर हैं, ठीक है। लेकिन x, a, b, c इसको हम कहते हैं ऑपरेंड। मतलब जो ऑपरेटर परफॉर्म करेगा वो किस ऑपरेंड पे परफॉर्म करेगा, और इसके पास कुछ न कुछ क्या होता है, हमेशा वेरिएबल काम करता है, इसके पास कुछ वैल्यू होल्ड करता है, उसी वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे ऑपरेटर ऑपरेंड दो चीज का कंसेप्ट आएगा जो थ्रू आउट लेक्चर आपको बार बार कहीं ऑपरेंड का नाम आएगा, कहीं ऑपरेटर का नाम आएगा। तो आप इसको समझ लेना कि ऑपरेंड क्या होगा, जो वेरिएबल्स यूज करेंगे यहाँ पे। ऑपरेटर क्या होगा, जो ऑपरेटर के सिंबल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर में। देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर अगर देखें तो यहाँ पे एक तो एडिशन आपका आता है, सबसे पहला बेसिक है एडिशन। सब्ट्रैक्शन हम किस तरह से लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से लिखते हैं, जो कीबोर्ड में आपके सिंबल होता है, डिवीजन और मॉडुलस जिसको हम रिमाइंडर भी कहते हैं। तो ये 5 तरह के ऑपरेटर हैं जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर में हो सकते हैं। समझने के लिए इसको समझिएगा, जैसे एग्जांपल में a=10, b=3, ये लिया हुआ है इंटीजर में, मतलब ये इंटीजर में है जिसके पास कंप्लीट वैल्यू है। यहाँ पे दशमलव वाला वैल्यू नहीं लिया गया। समझने के लिए अगर यहाँ पे हम दशमलव वाला वैल्यू लेंगे तो मुझे फ्लोट लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। एडिशन काम कैसे करता है, देखिए a के पास a इक्वल, यहाँ पे जो इक्वल सिंबल लगा है इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि जो मेमोरी में वेरिएबल बना, ए नाम को वेरिएबल बना, यहाँ पे वैल्यू इंटीजर टाइप की आएगी
और दूसरा यहाँ पे b वेरिएबल बना, यहाँ भी इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी और यहाँ पे वैल्यू हो गई 10, यहाँ वैल्यू हो गई 3। यही हुआ मेमोरी में कंसेप्ट। अब इस पे ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करेगा? देखिए a प्लस बी मतलब इन दोनों की वैल्यू को हम वेरिएबल के साथ ऑपरेटर लगा रहे हैं, ए ऑपरेटर है, ए और बी दोनों क्या है? ऑपरेंड है, ऑपरेंड। तो ऑपरेंड के पास क्या होगा? हमेशा कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो उस वैल्यू को एडिशन करेगा। जैसे a प्लस बी है तो 10 प्लस 3, रिजल्ट कितना आएगा आपका? 13। ऐसे सब्ट्रैक्शन में देखेंगे तो a माइनस बी, यहाँ पे a के पास क्या है? 10 और b के पास 3 है, क्या आ जाएगा? 7। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 30। ठीक है। डिवीजन में अगर आए, डिवीजन चेक कर ध्यान देना, यहाँ पे a डिवाइड b लिखा हुआ है, मतलब 10 डिवाइड 3। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? अगर आप देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसकी वैल्यू 3 आएगी या 3.33 इस तरह से आएगी, क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें, ऐसे लिखें 10 डिवाइड बाई 3, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? ये रिजल्ट आएगा 3.33। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, वैल्यू आएगी 3। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑपरेंड ए और बी, जो दोनों ऑपरेंड हैं, ये दोनों क्या इंटीजर टाइप में है। अगर दोनों इंटीजर टाइप में होंगे तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर ही आएगा। मतलब अगर हम कैलकुलेशन करने पे रिजल्ट आता है, इसका इंटीजर पार्ट देखेंगे तो 3 होगा और 3, यही 3 यहाँ पे इंटीजर आएगा। लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक अगर फ्लोट होता, मतलब किसी की भी ए और बी, किसी की एक वैल्यू फ्लोट में होती, अगर इस तरह से होता, फ्लोट a इक्वल टू 10 और इंटीजर b इक्वल टू 3, ठीक है। तब यहाँ पे 10 क्या है? 10 ए वेरिएबल पास है, फ्लोट टाइप का है, तो उस टाइम फ्लोट मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर होगी कुछ 10.0000 इस तरह से स्टोर होती है, 6 टाइम 0 होगा। अब यहाँ पे एक हो गया फ्लोट और दूसरा हो गया इंटीजर। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तब रिजल्ट आपका क्या आएगा? 3.333। यही इसमें डिवीजन में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे हमेशा वेरिएबल का टाइप क्या है वो डिपेंड करेगा कि इंटीजर रिजल्ट आएगा या फ्लोट रिजल्ट आएगा। तो दोनों अगर इंटीजर है तो इंटीजर आएगा, दोनों में से कोई भी एक फ्लोट टाइप का है तो आपका फ्लोट में रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट ध्यान देना, मॉडुलस या रिमाइंडर ऑपरेटर जिसको कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जब आगे प्रोग्रामिंग में आएंगे ना तो आप देखेंगे इसका बहुत ही अच्छा रोल प्ले होता है प्रोग्रामिंग करते टाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में आ जाता है मॉडुलस का। जब हम प्रोग्राम में आएंगे तो वहां पर आप इसको बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसका काम क्या होता है। यहाँ पे ए मॉडुलस बी, जो परसेंटेज का सिंबल होता है कीबोर्ड पे, उसको मॉडुलो ऑपरेटर कहते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर। और ए मॉडुलस ऑपरेटर बी लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ए को बी से डिवाइड करेगा और जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर रिजल्ट में आएगा। मतलब 10 को 3 से डिवाइड करेगा तो जाहिर सी बात है 3 जाएगा और एक क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वही क्या होगा? रिजल्ट होगा। ठीक है। ये हमेशा ध्यान देना केवल इंटीजर पे काम करता है। अगर ए और बी दोनों इंटीजर होंगे तभी ये मॉडुलस ऑपरेटर काम करता है। अगर दोनों फ्लोट हो या कोई एक फ्लोट होगा तो भी इस पे काम नहीं करेगा। फ्लोट मतलब दशमलव वाला, कोई भी दशमलव वाला वैल्यू ए और बी में से किसी के पास होगा तो ये ऑपरेटर काम नहीं करता। मतलब इसको समझिए इस तरह से, जैसे ए की वैल्यू है 13, ठीक है, 13.3 और b की वैल्यू है 3। तो अगर हम a मॉडुलस b निकालें, इसका मतलब 13.3 डिवाइड 3। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर यहाँ पे हमेशा रिमाइंडर जो वैल्यू बचता है वो हमेशा इंटीजर में बनता है, वो कभी भी इस तरह से 1.3 1.4 में नहीं बनेगा। इसीलिए ये कभी भी फ्लोट पॉइंट पे काम नहीं करता है ऑपरेटर। ये हमेशा दोनों इंटीजर होगा, जैसे a इक्वल टू 13 है और b इक्वल टू 3 है तो इस पे काम करेगा। मतलब a मॉडुलस अगर b करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? 13 डिवाइड बाई 3 और देखेंगे तो एक आपका आ जाएगा रिमाइंडर, क्योंकि 3 को 4 टाइम्स चला जाएगा, यहाँ पे एक रिमाइंडर बच जाएगा तो रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसको ध्यान देना, हमेशा दो चीज आप गलती कर सकते हैं। एक तो गलती ध्यान देना करेगा कि आप जब 10 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आपका रिजल्ट 3 आएगा या 3.33 आएगा। ये आप देखना किस पे डिपेंड करेगा? डेटा टाइप्स पे। ठीक है। दूसरा आप गलती कर सकते हैं कि जब रिमाइंडर कभी पूछेगा तो वहां पे आप फ्लोट की वैल्यू चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट फ्लोट दशमलव आप रिमाइंडर निकाल लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसका हम प्रोग्रामिंग देखते हैं।
इस प्रोग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा, रन करके प्रोग्राम रन करके हम आपको दिखाएंगे इसको। पहली लाइन हैश इंक्लूड std.h, ये रहेगा क्योंकि हेडर फाइल इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इंक्लूड करेगा, तभी यहाँ पे प्रिंटफ स्कैनर जो दो फंक्शन यूज होंगे यहाँ पे वो काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। इसके बाद मेन आपका जो मेन प्रोग्रामिंग है, मेन प्रोग्रामिंग आपका हमेशा स्टार्ट होगा मेन से, मतलब इस बॉडी के अंदर ही सारा प्रोग्रामिंग का काम होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, इंटीजर a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 4 और रिजल्ट RES, अभी इसके पास कोई वैल्यू नहीं लिया, तो ये वाली लाइन जैसे एग्जीक्यूट करेगा मेमोरी में सिनारियो क्या बनेगा आपका, a b और ए रिजल्ट, ठीक है, यही बनेगा। अब यहाँ पे वैल्यू है 10, यहाँ वैल्यू है 4 और यहाँ पे अभी कोई वैल्यू नहीं है। चलिए अब इस लाइन पे आएगा तो क्या करेगा, RES मतलब रिजल्ट के पास कौन सी वैल्यू असाइन करा, ध्यान देना असाइनमेंट ऑपरेटर है ये, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर करते हैं, मतलब इधर की वैल्यू टोटल जो भी होगा उसको इस लेफ्ट साइड वाले को असाइन कर देगा। तो मतलब यहाँ पे a प्लस बी करेगा, टोटल वैल्यू कितना होगा 14, और असाइन किसको करेगा, रिजल्ट को, तो यहाँ हो जाएगा 14। ठीक है, 14 होते ही अब प्रिंट किसको किया, ध्यान दीजिए, प्रिंट किया प्रिंट ऑफ में यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ से डबल कोटेशंस लेके यहाँ डबल कोटेशन मार्क करके इतना से स्ट्रिंग काम किया, यहाँ पे ऐसे प्रिंट करे a प्लस बी इक्वल टू %d आया, %d मतलब अब यहाँ पे कोई वैल्यू चाहिए, वैल्यू कहाँ से उठाएगा, यहाँ से वैल्यू यहाँ पे उठा कर रख देगा, मतलब आपका रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 14, वैल्यू कहाँ से उठाया, a रिजल्ट के पास से। ठीक है, इसके बाद जब इस लाइन पे आएगा तब यहाँ पे क्या कर रहा है, a माइनस बी, यहाँ पे ध्यान दीजिए किसको अपडेट कर रहा है, इस रिजल्ट वाले को। अब रिजल्ट अभी क्या था, यहाँ पे 14 था, लेकिन अब इसी को फिर से अपडेट कर रहा है और यहाँ पे वैल्यू क्या लेगा, a माइनस बी कैलकुलेट करेगा, a की वैल्यू वही रहेगा, ध्यान दीजिए a की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, a और b की, तो a की वैल्यू 10 रहेगा, b की वैल्यू 4 रहेगा, एक टोटल असाइन करेगा माइनस करके रिजल्ट के पास, तो a माइनस बी मतलब 6 किसके पास एलोकेट असाइन कर देगा, रिजल्ट के पास। अब रिजल्ट के पास से वैल्यू अपडेट होके यहाँ पे हो जाएगी 6, मतलब 14 जो है अब वहां से हट जाएगा, अब वहां पे आ जाएगा 6। क्लियर है, इसके बाद फिर से इसी को प्रिंट कर दिया, a माइनस बी इक्वल टू %d, रिजल्ट से वैल्यू उठा लिया तो 6 ऐसे प्रिंट कर देगा। अब देखिए फिर से अगेन वही किया, रिजल्ट के पास फिर से किसकी वैल्यू अपडेट करेगा, a मल्टीप्लाई बाई दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट के पास दे देगा, तो यहाँ पे अपडेट होके क्या हो जाएगा, अपडेट होके यहाँ पे हो जाएगा, ये रिजल्ट था आपका, यहाँ पे हो जाएगा 40। ठीक है, फिर इसी लाइन में उसको प्रिंट कर दिया, रिजल्ट की वैल्यू यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाई बी, यहाँ पे %d मतलब यहाँ से वैल्यू उठाएगा रिजल्ट से और यहाँ पे पुट कर देगा, तो इस फॉर्मेट में आपका 40 प्रिंट कर देगा। डिवाइड के केस में देखिए a डिवाइड b लिखा हुआ है, 10 डिवाइड 4 मतलब यहाँ पे अब क्या रिजल्ट आएगा, देखिए 10 डिवाइड 4 करेंगे तो 10/4 इक्वल टू कितना आएगा, इंटीजर में काम कर रहा, ध्यान देना ये इंटीजर में काम कर रहा, दोनों a और b दोनों इंटीजर हैं तो रिजल्ट भी इंटीजर आएगा, मतलब 2, यहाँ पे दशमलव में रिजल्ट नहीं आएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ऐसे ही मॉडुलस के लिए a मॉडुलस b, अब a मॉडुलस b मतलब a की वैल्यू कितनी है 10, b का कितना है यहाँ पे 4, तो 10/4 करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 आपका रिमाइंडर बचेगा, तो 2 यहाँ पे रिजल्ट दे देगा। इस केस में a मॉडुलस 2 इक्वल टू यहाँ प्रिंट कर देगा रिजल्ट 2, और यहाँ से रिटर्न 0 मतलब सक्सेसफुली प्रोग्राम रन करेगा आपका, तो ये रिटर्न कर देगा इंटीजर को वैल्यू 0 के यहाँ सक्सेसफुली रन कर गया है। ठीक है, अब इसको हम रन करके देख लें, इसको हम रन करके देख लेते हैं ऑनलाइन कंपाइलर पे। इस प्रोग्राम को हम कॉपी कर लेंगे, ध्यान रखना ये ऑनलाइन कंपाइलर है, बहुत ही इजी टूल है, बहुत अच्छा कंपाइलर है, ये आप यूज कर सकते हैं इसको, ऑनलाइन gdb.com, इस पे जाएंगे, इस वेबसाइट को, यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे, सी लैंग्वेज इसमें प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ये बहुत सारे लैंग्वेज सपोर्ट करता है, और यहाँ हमने प्रोग्राम क्या किया, वहां से कॉपी पेस्ट कर दिया। अब प्रोग्राम में कोई एरर नहीं था, हमने चेक किया एरर नहीं था। एरर क्या हो सकता है, जनरली देखिए एरर आप सेमीकोलन कहीं मिस कर सकते हैं, यहाँ पे ऑपरेटर गलती कर सकते हैं, या इसके लिखने का तरीका यहाँ पे कामा कहीं मिस कर सकते हैं। अगर कुछ भी चीज मिस होगा तो जाहिर सी बात है आपका रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएगा। अब ये प्रोग्राम यहाँ पे क्या है, रन किया हुआ प्रोग्राम है, इसको हम फिर से अब रन करते हैं। रन करेंगे, यहाँ पे बटन है रन का, रन किया, रन पे क्लिक किया, देखिए रिजल्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा, देखिए रिजल्ट नीचे आ गया, सेम रिजल्ट a माइनस बी इक्वल टू 6,
और प्लस वाला प्लस ऊपर a प्लस बी इक्वल टू 14, ये देखिए रिजल्ट आ गया ना, यहाँ 6 14 42 2 ये आ गया रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरह से प्रोग्राम आप चेक कर सकते हैं। सेकंड आते हैं हम सेकंड ऑपरेटर पे। ठीक है, सेकंड ऑपरेटर है हमारा काफी इंपॉर्टेंट, रिलेशनल ऑपरेटर। चलिए, रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, कंपेयर टू वैल्यू, दो वैल्यू, मतलब जाहिर सी बात है दो वैल्यू होगा, दोनों को कंपेयर करेगा, वो हमेशा रिजल्ट किस में देता है, ट्रू और फॉल्स। या तो दो वैल्यू कंपेयर करेगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ट्रू होगा तो हम उस केस में 1 रिजल्ट आएगा आपका, अगर फॉल्स होगा तो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा मशीन जब काम करता है जिसमें, तो वो हमेशा 0 1 बाइनरी को अंडरस्टैंड करता है, तो हमेशा वो ट्रू वैल्यू को 1 लेके चलता है और फॉल्स को 0 लेके चलता है। इसीलिए जब रिजल्ट हम प्रिंट करेंगे इसका दो वैल्यू को कंपेयर करके, तो हमेशा आइदर 1 या 0 प्रिंट करेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए कौन कौन से ऑपरेटर हैं जो कि रिलेशनल ऑपरेटर में यूज होते हैं। सबसे पहला है डबल इक्वल। सबसे पहला क्या है, डबल इक्वल। दूसरा नॉट इक्वल। ध्यान, जो डबल इक्वल लगाते हैं ना, इसी को हम कहते हैं इक्वल टू, मतलब इक्वलिटी चेक करने के लिए होता है। जैसे यहां पे देखिए कि a इक्वल बी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू से कंपेयर करेगा, क्या दोनों की वैल्यू इक्वल है। अगर इक्वल है देन ट्रू, अगर इक्वल नहीं है तो फॉल्स। इस केस में देखिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिया, सेम एग्जांपल हमने लिया, a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 3, ये एग्जांपल लिया हमने। अब यहाँ पे a के पास 10 है, b के पास 3 है, तो हम डबल इक्वल जैसे लगाते हैं ना, ये हमेशा डबल इक्वल जो लगेगा ये इक्वलिटी शो करता है। मतलब यहाँ पे लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू होगा, राइट साइड में कोई वैल्यू होगा, इसको कंपेयर करेगा, आइदर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अगर ट्रू होगा तो 1, फॉल्स होगा तो 0। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जैसे a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 3 है, a इक्वल टू b कंपेयर करने पे क्या आएगा, a की वैल्यू 10 है, b की 3, मतलब क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। जाहिर बात है दोनों डिफरेंट वैल्यू है, तो आएगा फॉल्स। फॉल्स केस में प्रिंट करेगा 0। नॉट इक्वल, ध्यान दीजिए, नॉट इक्वल ऐसे लिखते हैं हम, नॉट इक्वल, और यहां पे कंपेयर करेगा a नॉट इक्वल टू b। अब देखिए a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 3 है, ये ट्रू होगा, ट्रू के केस में यहाँ पे 1 आ जाएगा। ग्रेटर देन, ऐसे ही ग्रेटर देन लेस देन है, तो a ग्रेटर देन b, यस ट्रू, a इज लेस देन b, फॉल्स, क्योंकि वैल्यू b लेस वैल्यू है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या किस लिए होगा, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। देखिए a की वैल्यू क्या है, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 यहां लिखा गया है, ध्यान दीजिए b से कंपेयर नहीं किया है, वैल्यू से कंपेयर किया है। वैल्यू से भी कंपेयर कर सकता है, ध्यान देना हमेशा वेरिएबल नहीं होगा। कहीं न कहीं जब आप एक्सप्रेशन कोई लिखते हैं तो वहां पे डायरेक्ट वैल्यू भी आ सकता है, जैसे इस तरह से a प्लस 10 माइनस b मल्टीप्लाई बाई 3। तो इस तरह से जो ऑपरेंड है, ऑपरेंड में ये वेरिएबल भी आ सकता है और कोई कांस्टेंट भी आ सकता है, और एक आपका सिंबल होगा जो वो ऑपरेटर होगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। हाँ, इक्वलिटी तो है, ग्रेटर देन इक्वल मतलब इसमें से दोनों में से कोई एक अगर ट्रू कर जाएगा तो रिजल्ट ट्रू आएगा। तो यहाँ पे क्या, इक्वलिटी तो हो रहा है, मतलब यहाँ पे ट्रू है। लेस देन इक्वल टू कैसे होगा, लेस देन इक्वल टू b इज लेस देन इक्वल टू 2, क्या b 2 से बराबर या उससे कम है। देखिए b की वैल्यू कितनी है, 3, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा फॉल्स रिजल्ट। अब देखिए आप गलती क्या करते हैं, गलती करते हैं हमेशा आप जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो इक्वल में आप कंफ्यूजन कर सकते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है इक्वल में। जैसे देखिए सिंगल इक्वल और डबल इक्वल, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। ध्यान रखना, सिंगल इक्वल जो होता है वो हमेशा होता है असाइनमेंट का ऑपरेटर, इसको क्या कहते हैं हम, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और डबल इक्वल जो है इसको हम कहते हैं इक्वल। दोनों का रोल क्या है, ध्यान दीजिए, अगर कहीं लिखा हुआ है a इक्वल टू b, ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ है a इक्वल टू b, तो इसका मतलब समझना क्या होगा, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये क्या कहता है कि जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है उसकी वैल्यू इसको लेफ्ट हैंड साइड वाले को असाइन हो जाएगी। मतलब अगर यहाँ पे 10 है, b के पास 10 है, तो 10 की वैल्यू a को असाइन हो जाएगी। अगर b के पास 100 है तो 100 a के पास असाइन हो जाएगा। ऐसे समझिए मेमोरी में जैसे a है और b है, ठीक है, a और b, ठीक है।
स्टार्टिंग में जैसे यहाँ पे इसके पास लिखा हुआ है 10, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अगर हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करें तब इस लाइन को एग्जीक्यूट करने में क्या कर रहा है, b की वैल्यू a को असाइन कर रहा है, मतलब इस b वाले की वैल्यू a के पास आ जाएगी और यहाँ पे 10 हट के यहाँ भी वैल्यू हो जाएगी 3। ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का काम। ठीक है, इक्वलिटी का काम क्या है, ये चेक करेगा दोनों साइड की इक्वलिटी का। जैसे अगर इसकी वैल्यू 10 है a की और b की वैल्यू आपका 3 है, जैसा एग्जांपल में था, तो यहाँ पे चेक करेगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मींस 10 की वैल्यू इक्वल टू 3। अब यहाँ पे बताइए ट्रू है या फॉल्स। अब यहाँ पे आएगा रिजल्ट फॉल्स, तो यहाँ फॉल्स केस में आउटपुट क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ये आपका हमेशा गलती हो सकता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, चलिए इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। हम प्रोग्राम देखते हैं, फिर उसको समझेंगे कैसे प्रोग्राम रन करके कैसे काम करता है। चलिए देखिए, यहाँ पे 3 वेरिएबल है ए बी सी, 3 वेरिएबल बना लीजिए आप। समझने के लिए बहुत इजी होता है, इस तरह से अगर ब्लॉक बना के समझेंगे, ए बी और सी। यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 10, ये वैल्यू है यहाँ पे। इससे देखिए, और ये सारे इंटीजर टाइप के हैं, मतलब दशमलव वाला नंबर कोई नहीं है, तो इजीली हो जाएगा। देखिए प्रिंट ऑफ, सबसे पहला लाइन प्रिंट किया, डायरेक्टली वैल्यू प्रिंट कर रहा है। प्रिंट मतलब आउटपुट होता है, प्रिंट कर रहा है, क्या प्रिंट कर रहा है, %d a इक्वल। अब इसका मीनिंग समझते चलिए यहाँ पे, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रिंट ऑफ %d \n। \n का मतलब होता है न्यू लाइन। न्यू लाइन मतलब कि यहाँ पे %d के पास जो भी वैल्यू होगा उसको प्रिंट करने के बाद कंपाइलर आपका न्यू लाइन पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, a इक्वल टू b। a की वैल्यू क्या b की वैल्यू इक्वल है, ट्रू होगा कंडीशन। ट्रू के केस में इसकी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, यही 1 यहाँ पे प्रिंट कर देगा। इस तरह से प्रिंट करते ही कंपाइलर आ जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, अब आगे नहीं जाएगा। अगर हम इस न्यू लाइन को न लगाएं तो अगली वैल्यू इसी के आगे प्रिंट करता हुआ चला जाएगा। तो हमने इसीलिए हर लाइन में यहाँ पे /n लगा दिया, जिससे हर नई वैल्यू कहाँ प्रिंट करें, नई लाइन में प्रिंट करते हुए जाए। ठीक है, दूसरी प्रिंट अब क्या है, देखिए %d a इक्वल टू सी। अब कंपेयर किससे कर रहा है, a और c का। देखिए a इक्वल टू सी, क्या a है, इस a की वैल्यू इक्वल टू इस c के है। देखिए 5 और 10 है, फॉल्स है। फॉल्स मतलब फॉल्स केस में 0, तो यहाँ पे 0 प्रिंट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आइए, a इज ग्रेटर देन b। जल्दी जल्दी बताइए, a इज ग्रेटर देन b, फॉल्स, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है। a इज ग्रेटर देन c, फॉल्स, क्योंकि a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी, 10, ये भी फॉल्स हो जाएगा। a इज लेस देन b, a इज लेस देन b नहीं, दोनों इक्वल वैल्यू है, यहाँ भी फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स केस में 0। a इज लेस देन c, a की वैल्यू कितनी 5, c की वैल्यू 10 है, यस करेक्ट, मतलब यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर देगा 1। ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू b, दोनों की वैल्यू क्या इक्वल नहीं है, a और b की, नहीं इक्वल है दोनों की, तो फॉल्स होगा। ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू c, a इज नॉट इक्वल टू c, हाँ दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, इक्वलिटी नहीं है, मतलब ट्रू। ठीक है, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, हाँ दोनों में से एक कंडीशन लाई करना चाहिए, तो ग्रेटर हो या तो इक्वल हो, इक्वलिटी यहां पे आ रही मतलब ट्रू। a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, फॉल्स 0। a इज लेस देन इक्वल टू b, a इज लेस देन इक्वल टू b, फॉल्स, क्योंकि न तो लेस है न तो इक्वल है, दोनों में से नहीं आ रहा, तो अच्छा सॉरी, a इज लेस देन इक्वल टू b पूछ रहा है, मतलब कि या तो लेस हो और इक्वल हो, दोनों में से कोई एक है तो ट्रू होगा। तो इक्वलिटी तो यहाँ है ना, देखिए a इक्वल टू b है तो ट्रू प्रिंट करेगा। a इज लेस देन इक्वल टू c, a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू c, दोनों में से लेस होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, तो लेस तो है ऑलरेडी, लेस है तो ट्रू, यहाँ पे प्रिंट कर देगा। इस तरह से आपका प्रोग्राम प्रिंट करें। इस प्रोग्राम को नोट भी कर सकते हैं, और ये पूरा जो हम समरी जो पढ़ा रहे हैं, ये अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो पीडीएफ फॉर्म में वीडियो डिस्क्रिप्शन में नोट्स होगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही अच्छा आपको नोट्स मिल जाएगा जो थ्रू आउट सेमेस्टर आपको काम देगा। वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपके नोट्स भी डिटेल में दिया गया है, सारे प्रोग्राम भी है, सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से दिया हुआ है। तो उस पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज यहाँ पे हम पढ़ाते हुए चलेंगे, यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। इस प्रोग्राम को रन करके देख लीजिए। चलिए इस प्रोग्राम को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है,
और हम आ जाएंगे अपने कंपाइलर पे, ऑनलाइन कंपाइलर। ऑनलाइन कंपाइलर आप यूज कर सकते हैं या कोई भी जीसीसी या फिर कोड ब्लॉक यूज कर सकते हैं, जो मैंने बताया था। सबसे बेटर ऑनलाइन कंपाइलर है, ये किसी भी डिवाइस पे, मोबाइल पे, टैब पे, कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट कर दिया। अब देखिए, इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है क्योंकि हमने चेक किया हुआ है। एरर आपका क्या क्या हो सकता है, सेमीकोलन मिसिंग हो सकती है, हो सकता है ऑपरेटर गलत लगा रखे हैं, स्पेलिंग किसी की गलती हो सकती है, सेमीकोलन जहां नहीं लगाना वहां लगा सकते हैं। ये सब छोटी मोटी मिस्टेक होती है जो जनरली आपसे हो जाता है। तो अगर इस प्रोग्राम को रन करें, देखिए क्या आता है। हमने रन किया, देखिए रन करते ही यहाँ पे वैल्यू आ गया, देखिए 1 0 0 0 0, फिर 1 0 1 1 1 1 0 1 1, ये सारे रिजल्ट वही आ गए जो हमने वहां पे रिजल्ट आपको दिखाया था। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आ गया कि इसकी वर्किंग फिर से बताने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि हमने अभी इसको समझा दिया। यहाँ पे हम केवल रन करा के आपको दिखा रहे हैं। तो होप सो दो ऑपरेटर यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे आएंगे और बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर की, और उसके साथ में हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर को, उसको भी हम डिटेल में देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।